नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। स्वयं को गंगा पुत्र निरूपित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं। पहुंचना भी चाहिए। वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र है और वे लगातार तीसरी बार वहां से निर्वाचित हुए हैं। लेकिन ये जीत और पिछली दो जीत बहुत फर्क है, अंतर है। यदि पहले 14 और 19 में जो कुछ हुआ था वो क्या कुछ था और अब क्या कुछ है, वो एक, जैसे मैंने कहा कि अंतर है। और एक खास बात यह भी है कि जब 2014 और 2019 में वे जीते थे तो जीतने के बाद ही वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में धन्यवाद अदा करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन इस बार जीतने के बाद पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली और शपथ लेने के बाद संसदीय क्षेत्र का रुख किया है। और वाराणसी में जो कुछ आज हम देख रहे हैं, अभी वे हैं, रात्रि विश्राम भी वहां करने वाले हैं। उन्होंने वहां किसानों को कुछ सौगात दी है। जो किसान निधि की 17वीं किश्त है उसका वहां से पैसा रिलीज किया है, देश भर के किसानों को गया है वो पैसा। और लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रहा था, नजर आ रहा है कि भले ही जश्न जैसी एक कोशिश हो रही हो, लेकिन उसके पीछे दर्द और मर्म भी कहीं कहीं दिखलाई पड़ रहा है। और पढ़ना भी चाहिए कि जो मोदी 400 पार का नारा लेकर चले थे कि इस बार एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 या उसके पार, और ना तो 370 तक पहुंच पाए और ना ही 400 पार जैसा कुछ हुआ, बल्कि 240 पे ही गाड़ी रुक गई। और भले ही वो चुनाव पूर्व का एक अलायंस था, उसके बल पर, उसकी दम पर सत्ता में आ चुके हैं और अभी तो बहुत सारा पानी बहना और बाकी है। अभी असल परीक्षा शुरू होने वाली है 24 जून से, जब संसद का सत्र शुरू होगा और तमाम जो गतिविधियां हैं उसमें लोकसभा स्पीकर का पद भी है। और इन सब के ठीक पहले जो वाराणसी में आज शो है वो फीका फीका सा है। वो मर्म दर्द की जो मैं बात करता हूं वो दिखता है और दिखना भी चाहिए। 3,30,000 वोट कम हुए हैं पिछली 19 की जीत की तुलना में। और यदि और भी आंकड़ों में जाया जाए तो 2014 और 2019 की तुलना में मोदी जी को 60-65,000 वोट कम मिले हैं। तो भले ही जश्न मनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष, प्रतिपक्ष घेर रहा है मोदी जी को, और वहां उनके जो रनर अप रहे हैं वाराणसी में, अजय राय, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तो ताल ठोकी है आज कि फिर से लड़कर देखिए एक बार। जो हालात बन रहे हैं वो बन रहा है मोदी, वाराणसी और वडोदरा जैसा एंगल भी कहीं बनता दिखता है। कहीं ताल जो ठोकी जा रही है, प्रवोक जो किया जा रहा है। अभी चुनाव 5 साल दूर है। अभी जरूर जो 2024 के बाद 29 में होना है, लेकिन हालात जो हैं संसद के भीतर, नंबरों का जो गेम है, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले भी यदि चुनाव में जाना पड़े, हालात बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और इसके ठीक पहले अभी तो एक और परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्वयं मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की वो जो 10 उपचुनाव मुंह बाए खड़े हैं उसमें भी होनी है। तो हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। पैनल हमसे जुड़ गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब हैं, विवेक देश पांडे जी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा साहब हैं जो विश्लेषक है, और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। हम जो हमारे मेहमान हैं इनसे हमारा जो दर्शक वर्ग है 4 PM का भिज्ञ है, जानता है। सभी जो है सुधी लोग हैं, खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत दीर्घ अनुभव आप लोग रखते हैं। शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे करूंगा। ये जो आभार जताने की परंपरा तो है, लेकिन चुनाव क्या बला है, ये मोदी जी को इस जो वाराणसी में बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। वो तो चले थे पूरी की पूरी जो गाड़ी है उसकी नैया को पार लगाने के लिए, नाव को पार लगाने के लिए, लेकिन डूबते डूबते उनकी नैया कहीं रह गई। ठीक है, वो करीब 1,52,000 वोटों से जीते हैं, लेकिन जब वो 4 जून को वोटों की गिनती हो रही थी और जब वो पिछड़े थे तो
भक्तजनों की तो सांसें थम गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां वाराणसी में किला लड़ाने वाले लोग हैं, उनकी सांसें थम गई थी, और खुद बीजेपी वाराणसी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में आबाक सी थी। तो जो ये हालात हैं, जो स्थितियां हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी ये जो आभार पर, और ये क्या आगे की रणनीति क्या देख पा रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष सर जी? संजीव भाई देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप चुनाव जीते, और आप चाहे जितने वोटों से जीते, आपको जाना ही चाहिए अपने जनता के पास और आभार व्यक्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे वाराणसी, और वो एक बड़ा हिट डायलॉग उन्होंने दिया था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जी। 10 साल में गंगा को लेकर के इतनी बातें हुई, वो जेटी बनी और वाटर वे का क्रांति हुआ, सब कुछ हुआ। आज मैं सभी दर्शकों से भी ये कहूंगा, या हम सब लोगों में से जिसको भी मौका मिले, बनारस की उस गंगा को देखना चाहिए। बनारस में गंगा अपने पूरे अब तक के, मेरा अनुभव, मैं बनारस में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ये बात और कहता हूं, बनारस में गंगा जिस हाल में है, आज से पहले नहीं थी। गंगा सूख गई है, ऐतिहासिक रूप से सिकुड़ी हुई गंगा है, गंगा में फंगस दिख रहा है, और शायद वो सूखा हुआ पानी था गंगा का जिसमें मोदी जी की नाव फंसी। तो क्या आभार व्यक्त करने जब मोदी जी पहुंचे हैं, तो मां गंगा को भी आभार व्यक्त करने जाएंगे, जा सकेंगे देखने? क्या आज किसान सम्मान निधि बांटते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, क्या उन किसानों के पास भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, या उन किसानों की बात भी करेंगे जो विस्थापन के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन में हैं, और उनकी पीठ पर कई दफा लाठियां पड़ चुकी हैं? किसानों के पास जाएंगे क्या? अच्छा। क्या वहां के विश्वनाथ मंदिर से लेके और सड़कों तक के विस्थापित छोटे दुकानदारों के बारे में कोई चर्चा करेंगे, कोई आश्वासन देंगे कि भाई ठीक है, आपकी चिंता है हमको, मैं उसका इंतजाम करता हूं? क्या बीएचयू में प्रोफेसरों के अनशन के बीच में जाकर और यह आश्वासन देंगे? क्या वो बुनकरों को इस बात का जवाब देंगे बनारस के कि उनकी बिजली का बिल 10 गुना क्यों बढ़ गया? नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति एक रिटन स्क्रिप्ट के अलावा, जिसमें 10 कैमरा सेटअप होता है, जिसमें एक 15-20 लोगों की मेकअप टीम होती है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति कुछ नहीं है, बहुत स्पष्ट हो चुका है। जिन लोगों को यह भ्रम हो कि मोदी एक बहुत चतुर नेता है, मोदी एक बहुत शार्प नेता है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं 10 साल की एनालिसिस के बाद कि नरेंद्र मोदी एक अभिनेता हैं, जिनकी डायलॉग डिलीवरी के अपने अंदाज हैं, जिनके मेकअप और जिनके कैमरा का गेम चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हमने देश के बुनियादी सवालों पर बात करते कभी देखा हो? सारे लोग, राजेश भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, हम लोग के स्टूडेंट लाइफ से ये हमारे आइकॉन रहे हैं, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, विवेक जी इतने सीनियर हैं, प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं, रेयरली कोई इशू बताइए सारे लोग जब नरेंद्र मोदी ने रियल ग्राउंड इश्यूज के बारे में इस देश को एड्रेस किया हो। तो नरेंद्र मोदी का ये पराभव जो है, ये हो तो जाना चाहिए था पहले, या इस बार भी हुआ तो इससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक चीज है कि उनके पीछे जो टीम है उसने मैकेनिज्म को समझा है और मैकेनिज्म को हैंडल किया हुआ है। तो वो लगातार अब आपको कौन कौन ये सवाल पूछे
कि वो नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु है, जो जब मेडिसन स्क्वायर पे जाते थे तो पूरा मेडिसन स्क्वायर पागल हो जाता था और राजदीप सरदेसाई जैसे गंभीर पत्रकार के ऊपर हमला भी हो जाता था, वो इटली में क्या करके आए हैं G7 में? क्या G7 की कोर टीम को एड्रेस किया उन्होंने? वो तो डॉक्टर ये साहब हम लोगों ने दृश्य देखेगी कैसे उनको वेट कराया गया, कैसे वहां नहीं, नहीं वो तो पहुंचा, देखे, और क्या लेकिन सारी चीजें। देखने वालों ने ये भी देखा कि जार्जिया मेलोनिन की एक रील ने वो सब वॉश कर दिया। लेकिन क्या देश और देश का प्रधानमंत्री इसी काम के लिए बना है क्या? लेकिन मैकेनिज्म की बात मैं कर रहा हूं, जल्दी से बात खत्म करता हूं। एक मैकेनिज्म है, उन्होंने बिल्ड किया है, उनको जो लोग भी सर्व कर रहे हैं उन्होंने मैकेनिज्म बिल्ड किया है, तो वो रील चलती है। वो मैकेनिज्म बिल्ड हुआ है जो टेलीविजन चैनलों पर हम देखते हैं, वो बिल्कुल मोदी का डंका बजता है। मगर वो मैकेनिज्म कभी ये सवाल खड़े करता है कि जब फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, शायद ही ऐसा रेयरली हुआ होगा, आप लोग करेक्ट कीजिएगा मुझे, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओथ लेने के बाद विदाउट फ्लोर टेस्ट कोई एक प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित में भाग लेने चला जा रहा है। क्या देश का विश्वास है? मगर ये नरेंद्र मोदी है, और ये नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी नाम के एक अभिनेता के पीछे लगी हुई वो पूरी एक टीम है, प्रोडक्शन टीम है, जो इन सारी चीजों की परवाह नहीं करती। तो नरेंद्र मोदी का चेहरे का आभा मंडल चाहे जैसा दिख रहा हो, वो अपनी जगह पे है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में अब बिल्कुल फिल्टर करना बहुत आसान हो चुका है कि वो कहां बोलेंगे कहां चुप रहेंगे। देश में 24 लाख बच्चे सड़कों पर हैं अनिश्चित भविष्य को लेकर के, और वो ऐसे वैसे नहीं है, वो मेडिकल डॉक्टर्स बनने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई बात निकली, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो परीक्षा के पहले 2-2 घंटे रेडियो पर ज्ञान दे रहे थे बच्चों के साथ कि ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, और मैं बचपन में जब घड़ियाल पकड़ता था तो परीक्षा कैसे देता था, टाइप जो भी बात है। मगर ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। फ्रेमवर्क कहीं और है। उस फ्रेमवर्क में शेयर मार्केट है, वो दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में सट्टा बाजार में पैसा लगाने वाले नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में हैं। अपनी मेहनत करने वाले, मेहनत के बूते रोजगार पाने वाले, मैं आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं ये देखता हूं कि ये देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब वो कहते हैं कि मैंने नोटबंदी कर दी, तमाम लोग लाइनों में मर गए, तमाम लोगों के घर में बेटियों की शादी नहीं हो पाई, और पब्लिक सपोर्ट कर रही है। तो ये भ्रमजाल जो है वो 10 साल चला। अब 10 साल बाद चेहरे की चमक का सवाल नहीं है, सवाल उस पूरे स्क्रिप्ट में फंसे हुए बेशर्मी के पुट का है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बेशर्मी के उसमें फंसे उस पुट का है। इस बीच में जुड़े हैं राजेश बादल साहब, बहुत स्वागत करेंगे राजेश सर जी आपका। सुनील सर भी हमारे साथ जुड़ गए, सुनील शुक्ल साहब भी हमारे नियमित जो वक्ताओं में शुमार रहते हैं, पैनलिस्ट हैं हमारे, और आप दोनों से हमारा जो दर्शक वर्ग है भिग गए। मैं जाऊंगा नागपुर जाऊंगा, विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। अभी इस वक्त जो हम परेशानियों की बात करते हैं विवेक सर, उसमें हमने पहले भी अभी बहस की है, और चूंकि अब बात मोदी जी को लेकर है तो उसके सवाल के बगैर पूरा नहीं होगा, चूंकि आप नागपुर में है। जो आरएसएस का रुख रहा है उसको लेकर जो स्थितियां हैं, और जो कुछ बैकफुट पे जाना पड़ा है, कुछ वापसी हुई है, वो जो बयान थे या जो संदर्भ थे उस पे, तो ओवरऑल में अब जो ये परेशानी है, चहु और की परेशानियां दिखती हैं। हम अभी बात करते हैं, भले ही उन्होंने जो हम कह रहे थे कि आभार जतलाना तो एक परंपरा परिपाटी है, जाना भी चाहिए, जाना चाहिए था, लेकिन वो उनकी चमक, वो उनकी एक जो अट्टहास होती थी, उनके जो भाव होते थे, वो सब इस वक्त नदारद से हैं हर तरफ। क्या आप ओवरऑल, मैं खासकर आरएसएस वाला जो एंगल है, व्यू है,
उस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, विवेक सर। जी संदीप जी, जहाँ तक मोदी और आरएसएस का सवाल है, ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच में अभी दरार है। और वो दरार 2014 से नहीं, वो 2002 से ही बननी शुरू हुई थी। जो लोग ये समझते हैं कि आरएसएस और मोदी जी बिल्कुल दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द पेज, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही आरएसएस को गुजरात में पहले उन्होंने दरकिनार करने का प्रयोग किया, और उसी प्रयोग को उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसी प्रयोग को उन्होंने चालू रखा। अब हमेशा ये कहा जाता है कि आरएसएस का एजेंडा तो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो एक टैक्टिक है कि भाई आप जो है वो आप बाजू रहिए, आप क्या है बताइए हमको, हम करेंगे, आपको दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप कौन लोग चाहिए, आपको गवर्नमेंट में लैटरल एंट्री में कौन चाहिए, आप भेजिए उनको, सब कर देंगे, लेकिन आप जो है हमें ना बताइए कि क्या करना है और सरकार कैसे चलानी है और क्या करना है। तो मोदी जी का जो पर्सनल ईगो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके साथ में डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आरएसएस को बहुत उसमें कठिनाई है। अब बहुत लोग ये कहते हैं, अरे 10 साल क्यों नहीं कहा, 10 साल तो चुप रहे अभी। तो ऐसा है कि वो भी आरएसएस का एक अपॉर्चुनिस्टिक, जिस तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वो एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस समय वो बराबर अपना रंग दिखाती है। 10 साल तक जब मोदी जी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हुए थे, तब तक आरएसएस ने कभी भी कोई बात नहीं कही, लेकिन जो अंदर से अंदर ही अंदर जो बातें चल रही थी, जिसकी भनक हम जैसे लोगों को उनके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है उनसे बात करते समय लगती थी, और जो कहते थे, अब उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जो आरएसएस के कुछ लोग मुझसे बात करते हुए कहते थे, वो शब्द बहुत ऑफेंडिंग है इन इन दोनों के बारे में। कहीं कहीं तो उनको राक्षस भी कहा गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एजेंडा वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ भी सहन कर लें। तो गुजरात से जो परिपाठी नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के बारे में चलाई है, वही उन्होंने केंद्र में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू रखी है। तो ये पर्सनल, और जो मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि आरएसएस को समझ लेना, आरएसएस की जो बेसिक स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आरएसएस के लिए सबसे अहम बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो संगठन से ऊपर न चला जाए, वो उस सरसंघ चालक भी नहीं, कोई भी नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े क्या कहते हैं, वैल्यू बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आरएसएस का काम जो है वो सुचारू रूप से तभी चलेगा जब संगठन के रूप में वो हमेशा बना रहेगा। जब वो व्यक्ति केंद्रीय हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति का केंद्र बन जाएगा, और सारा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जो पूरा परिवार है उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा, तब जो उनका जो जर्नी है आरएसएस का, वो आरएसएस का जर्नी जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगा। ये उनका एक बेसिक प्रिंसिपल है। 100 साल जो चलते आए हैं, वो 100 साल में आप देखिए कोई भी व्यक्ति आरएसएस में, आरएसएस के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क में कोई भी एक व्यक्ति जो है वो आरएसएस से बड़ा नहीं हुआ, वो होने नहीं दिया। वो जो सरसंघ चालक थे वो खुद भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, और जब कहा गया तब वो सत्ता से नीचे भी हो गए। सुदर्शन जी को जिस तरह से सरसंघ चालक पद से जाना पड़ा, हमको पता है क्या हुआ था उस समय भी। तो वो थोड़ा सा आरएसएस के एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्शन ले लिया था, तो उनको घर में बिठा दिया गया। ये होता है आरएसएस में, बिल्कुल होता है। अगर इस सुदर्शन जी के साथ हुआ तो मोदी तो बीजेपी वाले है, वो तो संघ वाले तो है ही नहीं, वो तो आरएसएस वाले, प्रॉपर आरएसएस में काम करने वाले नहीं है, वो तो आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये जो ईगो क्लैश है, इसके चलते अब जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ गए हैं और मोदी जी वीक हो गए हैं, तब जाकर वो अभी वार कर रहे हैं आरएसएस वाले। वो उनका अपॉर्चुनिस्टिक जो एक तरीका है, उससे सुसंगत वो बात है।
जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली तब उन्होंने पहली बार जाकर मोदी जी के खिलाफ, मतलब ओपनली नाम लेकर तो नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में वो कह तो मोदी के बारे में ही रहे थे, ये सबको पता है। महाराष्ट्र के बारे में भी उन्होंने वो कहा कि अजीत पवार के साथ जाना गलत था। और ये अजीत पवार के साथ जाना गलत था, ये आरएसएस के लोग जमीनी स्तर पर कई सालों से कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। जो 2.5 साल पहले जो सरकार बनाई थी अजीत पवार के साथ में मिलके, उसके खिलाफ आरएसएस के लोग जब आपस में हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही निगेटिव उसकी चर्चा होती थी कि ये ठीक नहीं है। और जब वो 70,000 करोड़ का घोटाले की बात करके फिर जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी आरएसएस को पसंद नहीं आया है। और आरएसएस को सबसे ज्यादा पसंद ये बात नहीं आई है कि शिवसेना जो है और आम आदमी पार्टी, ये दो पार्टियों के साथ में आरएसएस की सिंपैथी है। और इन दोनों पार्टियों को जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रीट किया है, उससे बहुत आहत है आरएसएस। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। हमेशा ही आरएसएस का कहना है कि शिवसेना हमारी सहोदर पार्टी है। सहोदर ने एक माँ के उधर से जन्मी हुई पार्टी है, उसी उधर से हम भी जन्मे हैं, उसी उधर से शिवसेना भी जन्मी है। हमेशा उनका ये कहना रहा कि शिवसेना को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। वही बात आम आदमी पार्टी के बारे में खुद भैया जी जोशी ने भी कही थी। तो इन दो पार्टियों को जिस तरह से सबसे बुरा अगर व्यवहार किसी पार्टी के साथ अगर नरेंद्र मोदी ने किया होगा तो आम आदमी पार्टी और शिवसेना, जो दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी है एक तरह से। आम आदमी पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टी है और शिवसेना तो पहले से ही हिंदुत्ववादी पार्टी। ये इन दो हिंदुत्ववादी पार्टियों पर जिस तरह से प्रहार किया मोदी ने, वो बात से आरएसएस में बहुत गुस्सा है। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि जितना ज्यादा हिंदुत्ववादी लोग रहे इस देश में, जितनी पार्टियां रहे, वो अलग तरह का हिंदुत्ववाद चलाते होंगे, लेकिन उनकी जरूरत है अपोजिशन में भी वही लोग होने चाहिए। ये एक आरएसएस का उनका एक विचार है, इस तरह से वो सोचते हैं। तो जिस तरह से शिवसेना और आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया है मोदी जी ने, कांग्रेस पर जितना प्रहार नहीं किया उतना आम आदमी पार्टी पर किया है, उतना शिवसेना पर किया है। विवेक सर क्या ये आने वाले दिनों में ये और बढ़ना है, ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो निकला है आरएसएस की ओर से, आने वाले दौर में मोदी की मुश्किलें और कुछ इस तरीके से बढ़ सकती हैं, इनके द्वारा, इनकी तरफ से कुछ संकेत हो या भाषा अंदाज में क्या संभावना है? मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग वो नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बीजेपी के एमपीज है जो, देखिए अगर 240 एमपीज है तो उसमें से कम 60-70 तो आरएसएस वाले ही होंगे, मतलब जो आरएसएस के तरफ से बात करेंगे ऐसे होंगे। हो सकता है कि ज्यादातर जो है वो मोदी जी के भक्त होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे, 60-70 तो होंगे जो आरएसएस की बात करेंगे। वो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि, इसलिए नहीं ली उन्होंने कि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उनको इस बात की बू आ रही थी कि उनके खिलाफ बात की जाएगी और सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह का कुछ अंदेशा उनको आया था। इसलिए उन्होंने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं ली, और मुझे नहीं लगता अभी वो कभी लेंगे भी। और जिस तरह से उत्कर्ष जी ने कहा, सही बात है, बिना बहुमत सिद्ध किए वो प्रदेश चले गए। तो ये बात, थोड़ा सा मोदी जी के बारे में कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। संविधान में इनका विश्वास नहीं है, इसका डायरेक्ट प्रूफ है ये कि बगैर अपना बहुमत सिद्ध किए वो प्रदेश के दौरे पर चले जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है। और जो संविधान के बारे में चर्चा पूरे समाज में हुई, उस चर्चा को आपने साबित कर दिया। आपका पहला ही स्टेप जो था वो प्रदेश का दौरा करने का, वो उससे आपने सिद्ध कर दिया कि आपका इस देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। तो ये जो बात है संविधान वाली बात है, और बाकी सारी जो बातें हैं, अब ऐसा है कि हिंदुत्व का जहां तक सवाल है, हिंदुत्व का शेल्फ लाइफ एक लिमिटेड जो शेल्फ लाइफ था वो हो गया है, उससे ज्यादा उसको अभी कुछ तवज्जो मिलने वाली नहीं है। लोग उससे अभी लोगों का भ्रम टूट गया है। हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो लोगों का भ्रम था वो टूट गया है। उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए जिस तरह का एजेंडा उनको चलाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही ओडिशा में सरकार आई, बालासोर में दंगे हो गए। ये पहली बार मैंने उड़ीसा में इतने सालों में इस तरह से कोई दंगों की खबर नहीं सुनी थी। जब वो उस समय ग्राहम स्टेन्स वाली घटना और वो उस समय जो हुआ था, उसके बाद कभी उड़ीसा में इतने साल से नवीन पटनायक है। तो ये फिर से एक बार उसी बात पर चले आए हैं, वापस आए हैं। और अगर यही करेंगे तो इनका 2029 में पूरी तरह से इनकी राजनीति खत्म होना ये तय है। मोदी जी राजनीति नहीं करते, मैं कई बार कहता हूँ, वो राजनीति नहीं करते, वो गन पॉइंट पे लोगों को अपने तरफ कर लेते हैं।
और ये क्लासिकल पॉलिटिक्स नहीं है। वो साम का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ दाम, दंड और भेद, तीन ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं। साम उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में नहीं आता, उनके वर्किंग कल्चर में साम की बात नहीं आती, समझदारी की बात नहीं आती है। तो ये राजनीति जो है वो एक तरह से माफिया तंत्र जैसा है, वो ज्यादा चल नहीं सकता। अभी उनका बिगिनिंग ऑफ द एंड हुआ है, और आरएसएस उस प्रोसेस को बीजेपी के खिलाफ नहीं, मोदी जी का पॉलिटिक्स से अगर उनको निष्कासित करना है तो उसके लिए जो भी करना जरूरी है वो आरएसएस करेगा। इसके बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं। वो बीजेपी की सत्ता रहे इसकी कोशिश करेगा, लेकिन बगैर मोदी के। बिल्कुल ठीक, संदीप बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आरएसएस का अपना काम करने की शैली है और वो उस वक्त जरूर मार करता है जब उसे लगता है कि ये मुफीद वक्त है। सुनील सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो तीन चीजें जैसे निकली, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी ने भी कहा और वही चीज विवेक जी भी कह रहे हैं कि अभी तो आप संसद में बहुमति नहीं पारित कर पाए। ओवरऑल मतलब उसमें देखा जाए तो जो प्रक्रिया है, जो पालन करना चाहिए, संविधान की जो बात करी, उन सबको नहीं मानना है और बाकी सब कुछ करना। और इसी संदर्भ में हम जो आज है कि वो वहां पहुंचे हुए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में और वहां जो किसानों को टारगेट किया है उन्होंने वहां से। सुनील सर, चूंकि यूपी आप बहुत बारीकी से निगाह रखते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए कि ये 10 जो उपचुनाव सामने हैं अब शायद उसकी कुछ कह लीजिए कि जो एक करारी पराजय का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा, उसका भी कहीं ये एक शुरुआत मोदी की ओर से है। बाकी जो आभार और ये सब तो होना था, हो रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह। आपकी प्रतिक्रिया सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। अगर आप उपचुनाव की बात करेंगे, जो 10 उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो मेरा अपना मानना है कि गाजियाबाद शहर को छोड़ करके कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति है। चाहे वो अवध क्षेत्र का कटहरी और मिल्कीपुर हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का फूलपुर और मझवा हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करहल हो मैनपुरी का, या मुरादाबाद की सीट हो इकरान या नाम उसका, या खैर हो, या बिजनौर की सीट। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे मजबूत स्थिति में हो बीजेपी और जहां इंडिया दल समूह का या समाजवादी पार्टी का मजबूत चैलेंज है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि गाजियाबाद शहर में सदर जो सीट है, जहाँ पे विधानसभा का चुनाव अतुल गर्ग ने भी बड़े व्यापक मार्जिन से जीता था, और लोकसभा की सीट भी उन्होंने काफी मार्जिन से जीती है, और एक असर उस क्षेत्र पर उनका रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की एज है। बाकी 9 सीटों में इरफान सोलंकी की सीट जो कानपुर में है बहुत मजबूत करहल तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां हार सकती है। मिल्कीपुर की अगर आप बात करेंगे, मैंने फैजाबाद की संदर्भ सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ संदर्भ इतना सा मेरा था कि जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और उसमें कहीं ना कहीं ठीकरा जो बहुत ज्यादा फूटने की जो दिख रहा है वो फोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के सिर्फ संकेतों में फोड़ना है, को सीधे फोड़ना है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है। तो ये कहीं क्या ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये श्रेष्ठता वाली बात भी कहीं इसमें पीछे छुपी दिखती है क्या, कि जो मोदी का चेहरा वो धूमिल पड़ा था, लेकिन ये शुरुआत जिस तरीके से मैंने कहा कि किसान निधि वहां जो आज दी गई, दी जानी थी, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उत्तर प्रदेश में तो अगर आप योगी को माइनस कर दें तो फिर बीजेपी की उपलब्धि कौन सी है? जो मोदी का सोच होता है, मोदी का जो सोच होता है, आप कुछ भी सोच ले, सोचने के लिए तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो सामने राजनीतिक परिणाम अगर आप उसकी बात करें तो वाराणसी के आसपास में मिर्जापुर को छोड़ करके सभी सीटें हार गई बीजेपी, और जो योगी जी का इलाका है वहां सभी सीटें जीत गई, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बांसगांव हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे डुबरियागंज हो, अधिकांश सीटें जीत गए। हारी भी पूरा का पूरा आजमगढ़ मंडल हार गई। लेकिन सवाल यह है ना कि इधर देवीपाटन मंडल में बुरी दशा हुई है, लेकिन वो गोरखपुर के आसपास 5-6-7 सीटें जो हैं उसमें तो योगी जी ने अपना असर दिखाया ही। मतलब अगर आप वाराणसी की बात करें तो कौन सी अपील आपकी है? मिर्जापुर में कुछ हजार से सीटें जीते हैं, बगल में अनडिवाइडेड जो बनारस है उसकी चंदौली सीट आप हार गए। हाँ, भदोही सीट जीत गए, वो भी अनडिवाइडेड वाराणसी का पार्ट रहा, जिले का पार्ट रहा, लेकिन राबर्ट्सगंज भी हार गए, गाजीपुर हार गए, मछली शहर हार गए,
जौनपुर हार के बगल का कंस्टिट्यूंसी है वो सीटें। अगर आप इसकी बात करें कि असर का क्या होता है, देखिए ये जो चुनावी हार है ना वो मतलब इस लिहाज से बीजेपी को मोदी की हार है या योगी की हार है। सवाल है कि अगर किसानों के मन में आक्रोश है तो वो तो केंद्र सरकार को लेकर के है, और केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? मोदी जी है। अगर अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है तो ये केंद्र सरकार का फैसला है। केंद्र सरकार के मुखिया कौन है? मोदी जी है, उनके प्रति नाराजगी है। किसान अगर लगातार आंदोलित है, 1 साल तक आंदोलन किया इस देश में, तो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था? चाहे पश्चिमी यूपी का किसान रहा हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान या देश के किसी हिस्से का रहा हो, तो वो तो केंद्र सरकार के खिलाफ था। केंद्र सरकार के मुखिया योगी जी, मोदी जी। तो मोदी जी की सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, या इस बिना पर कि यह उत्तर प्रदेश की जो हार है उसमें योगी जी की भूमिका बड़ी, पूरी पार्टी की इसके लिए जवाबदेह है। पूरी की पूरी पार्टी जवाबदेह है, किसी एक पर आप नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित रूप से अगर पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा था तो अन्य लोग कैसे आ जाएंगे? मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी खुद भी कहते थे कि आप कैंडिडेट की चिंता मत कीजिए, आपका वोट मुझको मिलेगा, तो भाषण में दिया उन्होंने। तो आप इससे थोड़े इनकार कर सकते हैं। और जो लोगों की समझ भी है, बनारस में मतलब आप धन्यवाद तो देंगे ही देंगे ना। आप 2019 की जो मार्जिन थी घट करके 1.5 लाख पे आपके आ गई। इस देश में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री के एकमात्र पदधारक आप हो गए। तो ये तो स्वाभाविक सवाल है कि आप अपना कोर्स करेक्शन का प्रयास करेंगे, लेकिन कोर्स करेक्शन ऐसे थोड़े होता है। अगर आप अपनी सरकार की विफलताओं को स्वीकार नहीं करेंगे और उसमें सुधार की बात नहीं करेंगे तो इन टोटकों से काम नहीं चलेगा, सवाल ही पैदा होता। ये जो बात संघ और बीजेपी की हो रही है ये सही है, मैं विवेक की बात से सहमत हूं कि संघ एक अवसरवादी संगठन, लेकिन अगर उसके लक्ष्य पूरे होते रहते हैं, अगर 2002 से ही अगर मोदी जी को लेकर के उसके मन में नाराजगी है तो लेकिन उस मोदी के रास्ते में तो नहीं खड़ा हुआ वो। जब 2014 में मोदी जी को 2013 में डिक्लेयर किया जा रहा था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तब भी उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिस हिंदुत्व के चेहरे पर सवार होकर मोदी जी ने गुजरात जैसे राज्य को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना दिया, उसी हिंदुत्व पे सवार होकर के पूरे देश में यह पार्टी आगे बढ़ जाएगी। वो तो कोई अवरोध नहीं पैदा किया उन्होंने। क्या मोदी जी के अहंकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचित नहीं था? क्या मोदी जी के कार्यशैली से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचित नहीं था? क्या उसको ये पता, क्या गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए संघ को पुष्पित पल्लित होने दिया? संगठन के रूप में लोगों को तो उन्होंने परिचय दिया, खूब दिया, लेकिन संगठन तो कोई नहीं रह गया हो। न बीजेपी का संगठन रह गया, न संघ का कोई संगठन रह गया। क्या इन तथ्यों से आरएसएस की जानकारी नहीं थी? आरएसएस बहुत ही करीने के साथ अपने नेताओं की विफलताओं को चर्चा में नहीं आने देना चाहते। अब आप मोदी जी की विफलताओं की चर्चा मत कीजिए, उनके गवर्नेंस की विफलताओं की चर्चा मत कीजिए, आप ये चर्चा कीजिए कि संघ बहुत गंभीर है। संघ ही सरकार की विफलताओं को लेकर के इस सरकार के नेताओं को लेकर के बहुत चिंतित है और वो उस पर अपनी निगाह रखे हुए। पब्लिक जनता के विमर्श में विषय नहीं आना चाहिए कि आखिर सरकार से क्या क्या गलतियां हुई। जो अगर आप उत्तर प्रदेश में की हार की बात, गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये बात क्या नहीं होगी? क्या सिविल सोसाइटी में बुलडोजर राज का समर्थन हो सकता है? क्या सिविल सोसाइटी में इस बात को लेकर के हलचल नहीं होगी? और अगर हलचल होगी तो क्या इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा? चुनाव के मौके पर इसका प्रकटीकरण नहीं होगा? कब होगा ये? सवाल ये भी, और दूसरी चीज भी है कि भारतीय जनता पार्टी को या संघ को अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की भी चिंता है कि प्रतिबद्ध मतदाता उनके साथ बने रहे, वो न खिसकने पाए, और उनके लिए वैल्यू एडिशन दूसरे लोग आगे कर दें जो हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप अगर यह सरकार गवर्नेंस की बात नहीं करती तो इस पर कौन बात करेगा? आप हिंदुत्व को विफल होते हुए या लोगों के बीच में इसकी स्वीकृति को घटते हुए देखना क्या स्वीकार कर लेगा संघ? संघ के पास अपने विस्तार के लिए या अपने राजनीतिक ताकत के बनाए रखने के लिए कौन सी विचार बिंदु है? किस विचार बिंदु पर आप लोगों को ले जाना चाहते हैं? सांप्रदायिकता और हिंदुत्व,
इसके अलावा क्या है आपके पास? क्या आप किस चीज को आप लेके चलेंगे? और अगर सरकार में आप हैं, एक समय तो काम करता है, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो आपको सरकार की बात करनी पड़ेगी ना, कि 10 सालों से आप सरकार में, तो आपने क्या किया? अगर आप हिंदुत्व की, मंदिर का निर्माण कोई हिंदुत्व का के लक्ष्य को पाना तो नहीं है। और अगर जिस सरकारों के आने से जो समाज का व्यापक पैमाने पे जो लाभ हो, कल्याण होना चाहिए, वो भी नहीं दिखता। क्या अगर बेरोजगारी की समस्या इस देश में है तो उससे हिंदू प्रभावित नहीं है? अगर चीजें महंगाई की स्थिति बनी हुई है तो इससे क्या हिंदू सस्ती दरों पर मिल रही है? तो आप जिस एजेंडे को आपने चलना चाहते हैं वो एजेंडा सही है, उस एजेंडे से आप अलग नहीं होना चाहेंगे। उस एजेंडे के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, इस विमर्श को भी आप बढ़ने नहीं देंगे, और आप यह भी कोशिश करेंगे कि जो जनादेश है उसके भी खिलाफ आप खड़े दिखाई पड़े। आज क्या संघ मोदी जी के या योगी जी के पक्ष में खड़ा होकर के संघ ये बताने का साहस कर सकता है कि जो असहमति दिखाई पड़ी है सरकार के प्रति उसके खिलाफ है वो? ये तो नहीं हो सकता। आप इस संघ को तो उस जनादेश के पक्ष में भी खड़ा होना दिखाई पड़ना चाहिए। वो कैसे कर सकता है कि जो जनादेश है उस जनादेश को लेकर के टिप्पणी करे, बल्कि जनादेश के तर्क संगत बनाने के लिए वो बात करेगा। लेकिन बात तो करेगा, लेकिन सुधार की गुंजाइश कहां? क्या यह संघ आज भी कहने के लिए तैयार है कि साहब पहले आप गवर्नेंस की बात कीजिए? व्यक्ति की ही बात हो रही है, अभी भी व्यक्ति की तो ही बात हो रही है, और जिन विकल्पों की बात हो रही है उसमें क्या है? उसमें नीतियों की बात हो नहीं रही है, जनता से जुड़े हुए सवालों के समाधान की बात नहीं हो रही है, बेहतर समाज बनाने की बात नहीं हो रही है व्यक्तियों की बात। सरकार दो चीजें मैं मानता हूं कि संघ की अपनी जो टिप्पणियां हैं इस चुनाव में मिले हुए जनादेश के पक्ष में खड़ा होना दिखाई पड़ना, अपने आप को खड़े होते हुए दिखाई पड़ना है, और इस विमर्श को व्यापक बनाने से रोकने की कोशिश है। हिंदुत्व की राजनीति को लोगों ने नकार दिया, इस विमर्श को आगे बढ़ने देने से रोकने की कोशिश है। संघ कोई भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व में कोई सुधार करना चाहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह जरूर है, बिल्कुल मैं विवेक की इस बात से सहमत हूं कि जब लोग कमजोर होते हैं तभी वो बोलती है, जब उसको अवसर मिलता है। आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके निकले तब नहीं बोले, आडवाणी जी जब बीजेपी का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे तब नहीं बोले, लेकिन जब बीजेपी की हार होती गई तो तुरंत एक मजार पे जाने के जिन्ना के मजार पे जाने पे लेकिन को आक्रामक को किनारे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अवसर देख के ही प्रहार करती है। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरएसएस को लेकर बड़ा विस्तार से बात हुई, चाहे विवेक सर हो और सुनील सर ने भी उसको आगे बढ़ाया। मैं आज की थोड़ी सी बात करूंगा, जो हम बात वाराणसी की कर रहे थे, पहुंचना जो हुआ, आभार जताना हमने का एक परंपरा है, परिपाटी है, करना भी चाहिए। लेकिन जो मंच को मैंने देखा, उस मंच पे बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन प्रमुख चेहरों में अगर उसमें बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का होना लाजमी था, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो थे ही थे, राज्यपाल भी पहुंची हुई थी, वहां की आनंदीबेन पटेल, और एक चौथा जो चेहरा था बड़ा प्रमुख चेहरों में, वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये जो मोदी कैबिनेट के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो जो चेहरों की भाव भंगिमा थी, उसमें वो चेहरा यदि सबसे दमकता चमकता चेहरा दिखा तो शिवराज सिंह चौहान का। एक चीज उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और दूसरा, जो विपक्ष या प्रतिपक्ष जिस तरीके से अपने कार्ड्स को खेल रहा है, और मोदी की जो परेशानियां हम निरंतर बात कर रहे हैं, तो ये जो आने वाला वक्त है, आप संघ को लेकर तो बहुत स्पष्ट किया, चाहे वो विवेक जी हो या सुनील सर ने भी, कि वो प्रहार कर रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष विपक्ष की ओर से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और साथ साथ जो इनके सहयोगी साझा दल टीडीपी और यूनाइटेड जनता दल का जो रुख हो सकता है आने वाले वक्त में, इन सब पर आपकी टिप्पणी राजेश सर। धन्यवाद संजीव। देखिए, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला सवाल तो वो है जो आज आभार प्रदर्शन जो उन्होंने किया। दूसरा सवाल वो है जो आभार प्रदर्शन करने गए, लेकिन वो आभार की जगह भार कैसे बनारस पे बने, एक दूसरा सवाल उसमें छिपा हुआ है, वो है। और तीसरा आपने प्रतिपक्ष के बारे में कहा। मैं ये बात कहता हूं कि देखिए, आभार तो बनता है, और आभार इसलिए बनता है कि
बनारस के लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी सुधारे बिना, किसानों की आमदनी दोगुनी किए बिना, भ्रष्टाचार मिटाए बिना, महंगाई मिटाए बिना, मतलब नौजवानों को रोजगार दिए बिना, अगर ये सारे सब काम किए बिना उन्होंने, बेचारों ने 3 बार के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 3 बार उन्होंने जिताया, इतनी बड़ी बात है, तो आभार तो बनता है। अब आप कहेंगे कि तीसरी बार जो है वो अंतर हार का थोड़ा सा सिकुड़ गया और बहुत ही हारते हारते बचे, मतलब लड़खड़ाते लड़खड़ाते जीते, तो उसमें बहुत कुछ अब बातें हैं और चुनाव प्रक्रिया भी उसमें आती है। कई सारे वो कारण हैं जिनके जो पर्दे के पीछे के हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बात एक अलग करता हूं कि ये देखिए, आभार बिना काम किए जब आप आभार प्रदर्शन करते हैं तो लोगों के दिलों में सवाल छोड़ के आते हैं। सवाल छोड़ के इसलिए आते हैं कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस हमारा बहुत ही पवित्रतम तीर्थों में से जो देश के हैं, वो ऐसी जगह है, बाबा की नगरी है। हम सब लोग बचपन से बड़ी आस्था के साथ वहां जाते रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाते रहे हैं, और इसलिए नहीं कि बनारस में कोई मतलब हम लोग कोई जाकर के वहां कोई स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बनारस में जो ये तो दिखने वाली परंपरा है, मगर बनारस की एक अपनी परंपरा भी है, और बनारस की अपनी परंपरा धर्म निरपेक्षता की परंपरा है। अगर धर्म निरपेक्षता की परंपरा का ही माननीय प्रधानमंत्री जी निर्वाह करते तो शायद बनारस के लोगों को पसंद आता। मैं ये कहता हूं कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अगर वो एक सारे योजनाओं में, सारी समस्याओं से निपटने में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनारस को मान लेते, तो भी इस देश का कोई मतदाता जो है उस पर आपत्ति ना करता, क्योंकि बनारस है। अब पायलट प्रोजेक्ट से आपका मतलब क्या? क्या अगर मान लीजिए मोदी जी सब्जियों को आधी दाम, आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधी सब्सिडी देगी और सब्जियां आधी रेट पे कर देते, डीजल पेट्रोल रूस से तो वैसे ही आप 25% डिस्काउंट पर ले रहे हैं, और इधर से आप बढ़ाते गए हैं 10 साल में। अगर आज 50% कीमत पर, जो मनमोहन सिंह ने जहां छोड़ा था, तब उससे उस समय से सस्ता आज आप ले रहे हैं। अगर आप डीजल को ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधी कीमत पे उपलब्ध करा देते तो बनारस के लोग धन्य होते। पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए बनारस के सारे लोगों का रोजगार दूर कर देते, नौजवानों का, बेचारे घर घर में नौजवान बैठे हैं, तो उनका अगर उनको बेरोजगारी उनकी दूर कर देते, हम सब मानते, पूरा देश मानता, उनका बड़ा शुक्रगुजार होता कि कम से कम एक शहर की समस्याएं तो दूर हुई। फिर आप देखिए कि जो एक दूसरी बात ये और है कि आप कहेंगे कि रोजगार की बात कैसे हुई। अब बनारस से कौन से लोग जुड़े हैं, आप बताइए। हम बहुत ही धर्म भीरू लोग हैं, हम अपने अतीत को नहीं छोड़ना चाहते, और हम अपने पौराणिक चीजों से भी जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए तो राम हमारे दिल में धड़क रहे हैं ना, इसीलिए कृष्ण हमारे दिल में धड़क रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बनारस किसकी नगरी है? बनारस देखिए, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, वहां का बड़ा गहरा रिश्ता वहां रहा है। जैन धर्म, पार्श्वनाथ का बड़ा गहरा रिश्ता वहां रहा है। अगर इन धर्मों के आधार पर कोई एक शोध संस्थान खोल देते, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल देते, आप देखिए संत कबीर और संत रैदास जैसे हमारे उस समाज के लोग हैं, अगर उनकी भलाई के लिए कुछ काम करते तो शायद उनकी आत्मा उनको बहुत ही कहते हैं कि आशीर्वाद देती। आप देखिए, पाणिनि, पतंजलि और धन्वंतरी, ये तीनों मेडिकल फील्ड के, मतलब योगा और चिकित्सा के लोग थे। इन सब का रिश्ता बनारस से था। अगर ये मेडिकल की फील्ड में करते, कह देते कि हाँ बनारस में आज एक भी बीमार नहीं है, क्या वजह है कि आयुष्मान कार्ड है, मगर बनारस के आप अस्पतालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अच्छा, तुलसीदास जी का मतलब बड़ा वहां पे वो है, वेद व्यास जी का है, शंकराचार्य जी का है, लक्ष्मीबाई वहां की थी, प्रेमचंद का वहां बड़ा केंद्र रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो आपने कहा वो किया नहीं, जबकि वो शहर कहाँ किसके नाम का है?
हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, और हमने देखा कि 10 वर्षों में सरकार के सच का क्या हुआ। गांधी जी जो कहते थे यही तो करते थे, ये भी गांधी के राज्य के हैं, प्रदेश के हैं, लेकिन क्या गांधी का सच इनका सच है? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का अगर उपहास बनारस में हुआ है तो आप उस बात को क्या कहेंगे? एक बात तो ये है जो आपके इस प्रश्न के उत्तर में हुई। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक और अभी भाई शायद विवेक जी ने बात कही थी या सुनील भाई ने बात कही थी, यह कि क्या है, एक धारणा ये चल रही है कि योगी जी की वजह से हार गए। अरे भाई, अगर योगी जी से अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि योगी जी को हमने चुनाव से पहले हटा दिया होता, मैंने कहा था कि ऐसा कहा जा रहा है, आरोपों ने तो जी जी, सुनील जी तो नकारा सुनील जी ने हाँ, ये तो आरोप लग रहा हमने है योगी जी को मान लीजिए हटा दिया, अभी चुनाव नहीं हुए। अब होता तो यही है कि भाई योगी जी के बाद जो उनके डिप्टी होंगे वो पद संभालेंगे मुख्यमंत्री का। उनके पास या तो वो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते थे या ब्रजेश पाठक हो सकते थे। तो क्या आप दो में से कोई एक नाम बताओ, जो स्थान आज जितनी सीटें आज आई हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो इतनी आ जाती? भाई सुनील भाई हैं और उत्कर्ष भाई हैं, सब लोग, आप ओम प्रकाश जी सब बता सकते हैं कि क्या इतनी सीटें भी आती अगर मैंने मान लिया कि केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया या ब्रजेश पाठक को बना दिया। तो जो आ गई हैं, शुक्र करो कि योगी की बदौलत आई हैं, मैं तो ये मानता हूं। यही सुनील जी ने भी कहा, है ना? इतना अगर योगी नहीं होते तो बहुत सारे जिलों में जो जिला निर्वाचन अधिकारियों के बारे में हमें सूचनाएं मिल रही हैं, वो खेल भी नहीं होते जी, है ना? तो वो भी एक हुआ है। तो ये मैं, अच्छा, तीसरी एक और अंतिम बात मैं कहता हूं, फिर मैं प्रतिपक्ष वाले सवाल पे आता हूं कि आज 10 सालों में बनारस की, केवल बनारस को आप मान लीजिए भारत मान लें, तो 10 साल में क्या बनारस की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है, इसका कोई पैमाना है? बनारस और गरीब हुआ है या बनारस और अमीर हुआ है? 1000 साल पहले रेशमी कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था, 1000 साल पहले मलमल वहां से एक्सपोर्ट होती थी, 1000 साल पहले इत्र और शिल्पकला के नमूने वहां से एक्सपोर्ट होते थे, कपड़े और चांदी का कारोबार 1000 साल पहले होता था। अरे भाई मेरे, इनमें से आपने 4 का कोई प्रतीक के स्वरूप में चुन लिया होता। गाजीपुर बहुत बड़ा केंद्र है, आसपास के बहुत बड़े केंद्र है, अगर उनको ही वहां पे आपने कुछ नए सिरे से बीज अंकुरित होने का अवसर दिया होता तो बनारस के लोग अपनी गरीबी से मुक्त होते, बनारस के लोग थोड़ा सा बेहतर आर्थिक अवस्था में होते। और देखिए, अब आज का जो भारत है, 2024 का जो भारत है, वो 1970-80 का भारत नहीं है। सब दिन होत ना एक समाना, इसी बनारस ने उनको कई लाख के मतों से जिताया था, और इसी बनारस ने तमाम चुनाव आयोग के तिकड़मों और पेंचों के वो नाम नहीं भरने दिया जा रहा है, नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है, और भी तमाम सारी चीजें हैं, हम लोग चर्चा करते रहे, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तब जाकर के श्रीमान इतने मतों से जीते हैं। आप ये सोचिए कि अगर स्वाभाविक स्थिति में ये चुनाव होते तो क्या हाल होता। तो ये एक चेतावनी है उनके लिए कि सब दिन एक समान नहीं है। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब आप सच छोड़ चुके हैं तो सच छोड़ने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रतिपक्ष की बात करता हूं। आप कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के लिए क्या संभावनाएं हैं और अभी जो हालिया उपचुनाव हैं। वैसे मेरा अपना मानना है कि उपचुनावों के जरिए बहुत कुछ आप आवाम की धड़कनों या मैं संसद का जो सत्र आ रहा है राजेश भैया सामने, संसद का जो सत्र है और जो अभी और होना है, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो या और, इस संदर्भ में थोड़ा सा और बड़े क्लेवरली प्ले कर रहे हैं वो लोग, वो अपना ना धैर्य खो रहे हैं, ना धीरता कम हो रही। जी, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, इस वक्त इस समय प्रतिपक्ष जो है वो बहुत ही 7वें आसमान पर है। जो पार्टी एलओपी के लिए तरस रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तरस रही थी, आज उससे 2 गुने आंकड़े पर बैठी है। अब वो माननीय मोदी जी इस तरह से नहीं कर सकेंगे जैसे वो अधीर रंजन चौधरी की उपेक्षा करते थे। ऐसी उपेक्षा वो अगर राहुल गांधी बनते हैं तो उनकी नहीं कर सकेंगे। और साथ में उनके पास 134, 35, 36 कुछ और एमपीज हैं।
तो लगभग 250 लोगों के ढेर पर, 250 सांसदों के ढेर पर संसद में प्रतिपक्ष बैठा हुआ है। 250 सांसद कम नहीं होते संजीव जी। और रही बात कि अगर ऐसा रहा तो वो कैसे चलेगा, जैसे मिजाज की बात अभी यहाँ पर कही गई कि मोदी जी जो है, विवेक भाई ने कहा कि वो माफिया की तरह से ही राज करते हैं। राज करें, लेकिन क्या इतना आसान होगा उनके लिए? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान अब उनके लिए रहा। पिछला कार्यकाल उनका स्वर्ण काल था, जिसमें वो चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपयश के अलावा कुछ नहीं कमाया। तो ये मेरा कहना है कि अब उनके लिए खोने के लिए है और प्रतिपक्ष को पाने के लिए है। तो मेरा गणित तो ये कहता है कि अभी तो आप 4-6 महीने रुक जाइए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, क्योंकि मोदी जी ऐसी सरकार, लंगड़ी सरकार चला नहीं सकते। तो किसी ना किसी वजह से वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नाराज करेंगे, समर्थन विड्रॉ होगा और उसके बाद संभवतया उनकी सरकार फिर से जनादेश के लिए वो मतदाताओं के बीच में जाए और तब वो सहानुभूति की लहर के पे सवार होके या सहानुभूति के घोड़े पे सवार होके मतदाताओं के बीच में जाए कि भाई देखो मेरी सरकार गिरा दी गई है और अब हमें पूरा बहुमत दीजिए। तो चौथी बार वो इस तरह से एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है संजीव भाई। इसमें क्या होता है कि ना पक्ष जीतता है और ना, मतलब पक्ष तो अपनी मनमानी करता है, लेकिन पक्ष की वो जीत नहीं होती। वैसे तो जहाने उल्फत में कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो जीत के हारा करते हैं। तो पक्ष ऐसा है, प्रतिपक्ष तो हारा हुआ है जी, लेकिन हारता है। ऐसे में लोकतंत्र का जो चेहरा है वो मतदाता हारता है। हम और आप ठगे जाते हैं और हमारे और आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मुझे चिंता में डालता है। जी संजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी चिंता में डालता है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी के पास जाऊंगा। राजेश जी ने जो अभी कहा मिश्रा जी की धन है वो बनारस की जो वोटर या जनता की बात हुई, और दूसरा इसमें ये भी है, मोदी जी ने तो ये दावा या एक उनकी तरफ से जो होता है आंकड़ों की जो बाजीगिरी होती है कि 45 दौरे उनके रहे पिछले 2 कार्यकाल में, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है वाराणसी में। हम सारी बातें कर रहे हैं जो राजेश भाई ने बड़ी विस्तार से कहा कि ये दे देते, कुछ तो कई मानदंड स्थापित कर देते, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में आपकी क्या टिप्पणी है, जो अब ये जो हम जो आभार तो करना ही था, होना है, लेकिन भूल सुधार क्या कुछ दिखती हैं आपको? क्या आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। हाँ कर दिया मैंने, कर दिया। जो शीर्षक है उसी में काफी बातें कह दी गई है जो सुकून नहीं। ये एक ऐसी तथाकथित जीत है जिसके चारों तरफ हार ही हार दिखाई देती है। ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो संख्या तत्व है उसके हिसाब से हारी है। 272 का आंकड़ा मिला नहीं है, पर 272 के आंकड़ों को छूना वो मोदी जी को और बीजेपी को चाहिए था, वो उनको नहीं मिला है। सरकार तो बन गई है किंतु मोदी जी का कद बहुत छोटा हो गया है। सरकार बन गई है और शायद कुछ दिन तक चलेगी भी, पर आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, आज से 2 महीने 3 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में वो भाषण दे रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं इन तीनों राज्यों में, और कश्मीर का चुनाव भी तो लंबित ही है। तो यहां पर जाके क्या बोलेंगे? उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने आप को जिस जगह शिखर पर बांधा हुआ था वहां से सिर्फ ढलान ही ढलान है, और बनारस की जनता ने वो उसको चिन्हितीकरण कर दिया जो ये ढलान अवश्यंभावी है और ये और भी नीचे जाएगा। मैंने सुना है कल और विस्तारित रिपोर्ट आएगी, जो कुछ भी उत्साह नहीं है, नहीं था, इसीलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है। नहीं है।
देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होता है, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन किंतु पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन करती है, अलग कानून है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का किंतु पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर होता है, मीटिंग होती है। कहाँ हुई मीटिंग? ये सब कुछ व्यवस्थित है। और मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो ये कहना चाहते हैं जो कुछ विभाजन है, कुछ लोगों में नाराजगी है। कुछ नहीं है, सब व्यवस्था के साथ इतने अच्छी तरह से, इतने बुरी तरीके से जड़े हुए हैं। जो ये लोग चाहते हैं जो मोदी रहे, गवर्नमेंट रहे, इसीलिए एक भी व्यक्ति, नॉट ए सिंगल सोल फ्रॉम द 240 बीजेपी पार्लियामेंट लोकसभा मेंबर, एक ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, भी मौका भी नहीं मिला, ऐसा मौका भी नहीं मिला है प्रोफेसर साहब। मैं सॉरी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसीलिए नहीं हूं क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई जाए, ये बात बोलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, सवाल ये सोच रहे हो मीटिंग जब तो होगी बोलेंगे। हाँ, तो पर पार्टी की मीटिंग हो, ये बात हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बीजेपी में कोई क्यों डिस्कशन नहीं कर रहा है? उसका कारण क्या है? जो ये कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुके हैं गवर्नमेंट में, और हर एक कोई का जो हाथ है किसी ना किसी तरीके से गंदगी में और करप्शन में जुड़ा हुआ है। आज आप देख लीजिए, गवर्नमेंट वीक हो गई है। हर एक 7 दिन 10 दिन के अंदर नए नए खुलासे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। यह मेरा अपना विषय है, कभी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी था। आप लोग ये जान लीजिए, डंका नहीं बज रहा है, इंडिया पोजीशन हैज वीकेंड। आपका अनम्यूट हो गया, आवाज शायद आपकी चली गई है। अनम्यूट हुआ है आपका, अनम्यूट हुआ है। आज ही का तो मैं एग्जांपल देता हूं, जो अमेरिकन कोर्ट वो इस बात को संज्ञान में ले चुकी है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ एलिगेशन है, उनको अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात होने वाली है। आज ही ऑस्ट्रेलिया में सनसनीखेज रिपोर्ट निकली है, जो कि हमारे देश के खिलाफ ही है, और हम लोग दुखित हैं, व्यथित हैं। और ये आप जान के रखिए, जो राफेल और ये पेगासस, ये सामने आएगा ही। और ये जो स्टॉक मार्केट जी, और ये जो स्टॉक मार्केट में जो भी हुआ है, 2 अलग अलग फेज में जो भी हुआ है, ये सब कुछ किंतु इसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए, वो भी सामने आएंगे। तो गवर्नमेंट ढलान पे ही है, और ये ऐसा ही होता ही रहेगा, और विपक्ष मजबूत ही होगा। आज आप देखिएगा, विपक्ष में बिखराव नहीं है, क्योंकि जो लोग बिखराव करना चाहेंगे वो लोग, उन लोगों को खुद ही घाटा होने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये नायडू जी के कारण नहीं, ये नीतीश जी के कारण नहीं, उनका अपना कंपल्शन है। ये जो 3 चुनाव होगा, तो मोदी जी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो चुनाव जीतने का, वो जब खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म हो चुका है, और उसकी पुष्टिकरण हो जाएगी झारखंड में और हरियाणा में और आपके महाराष्ट्र में, तो ये एकदम निश्चित हो जाएगा जो मोदी जी इज ऑन हिज वे आउट। बिल्कुल ठीक कहना है, बिल्कुल ठीक कहना है कि वो जो ढलान है, वो ढलान और नीचे की ओर जा रहा है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मुझे एक सवाल और करना था, लेकिन समय अब चूंकि मेरे पास समाप्त हो गया, तो मैं विवेक देशपांडे सर आपका, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी आपका, राजेश सर आपका, सुनील जी और डॉक्टर उत्कर्ष जी हमारे साथ चलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा एक अच्छी चर्चा के लिए और शानदार चर्चा के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें निकल कर यही आता है कि जो अवसर है वो हमेशा ऐसा होता है, जब शिखर पर जाते हैं तो शिखर के बाद ढलान आती है, और शायद अब वो जो वक्त है वो ढलान का है, और इस ढलान पर संभल कर चलना होगा। यदि आप नहीं संभले, नहीं आपने ध्यान रखा, तो ये आपको किस नीचे तक ले जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।
धन्यवाद, नमस्कार।